लिखिए, विद मनी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखिए। अब जल्दी से वॉइस चेंज करो। अब देखो, विद लॉन्ग हेयर किसे डिस्क्राइब कर रहा होगा? हेल्प वर्ब को, कि उसने लॉन्ग हेयर से मदद कर दी मैन की, कि लॉन्ग हेयर डिस्क्राइब कर रहा होगा किसी मैन को जिसके लंबे लंबे बाल होंगे और उसकी इसने हेल्प कर दी। ठीक है, तो जो लॉन्ग हेयर है ना बच्चे, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, लॉन्ग हेयर से हम किसी की मदद नहीं करते, लॉन्ग हेयर किसी पर्सन के होते हैं, किसी के नहीं होते, तो ये डिस्क्रिप्शन है मैन का। अच्छा, विद मनी जो डिस्क्रिप्शन है हेल्प का, कि उसने मैन की मदद की। मान लो किसी पर्सन को पैसे की जरूरत है तो हमने उसको पैसे दे दिए, भाई लो, पैसे से मदद कर दी उसकी। ठीक है, तो ये एडवर्ब है। अब जब ये बात समझ में आ जाएगी तब तो वॉइस भी जल्दी चेंज हो जाएगा। देखो क्या होगा, ही हेल्प्ड द मैन विद लॉन्ग हेयर, तो इसका क्या बनेगा? द मैन विद लॉन्ग हेयर, द मैन विद लॉन्ग हेयर was helped by him। ठीक है, इसका क्या बनेगा? the man was helped with money by him। ये ध्यान रखना। ठीक है, कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस अगर हमने कभी लिखी हैं और अगर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्ब के ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है तो जब उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज उसके साथ ही लिखें। चलिए अगले क्वेश्चन, we have invited Kamal as well as his parents, the students were made to write an essay। Kamal as well as his parents, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हमने लिखा है have invited, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रखेंगे हम, is am are was but नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये रखेंगे। ठीक, तो ये हमने लिख दिया his parents, तो लिख दिया his parents। अब ध्यान से देखो, जब हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, तो हमने ये पढ़ा था कि एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इनसे जब हम दो नाउन से प्रोनाउंस को रिलेट करते हैं तो प्रीपोजिशन जो वर्ब होती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है, पढ़ा था। तो यहाँ पे वर्ब हम पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, कमल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब कमल के अकॉर्डिंग हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि कमल सिंगुलर तो हैज आएगा। परफेक्ट टेंस है तो पैसिव बनाने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा हैज बीन इनवाइटेड। कुछ बच्चों ने सही लिखा है, कुछ ने गड़बड़ करा, तो कमल एज वेल एज हिज पेरेंट्स हैज बीन इनवाइटेड बाय अस, ये आंसर है। ये है आंसर बच्चे, ना वर इनवाइटेड आएगा, ना वॉज इनवाइटेड आएगा, ना आर इनवाइटेड आएगा, हैज बीन इनवाइटेड आएगा। ठीक है, अब अगले में जो इसमें ध्यान से देखो क्या है, इसमें हमारी वर्ब पहले से ही पैसिव है। ये जो वर्ब है ना, ये ध्यान से देखो पहले से ही पैसिव है, तो हमें इसे एक्टिव बनाना है। अब जब एक्टिव बनाओगे तो क्या होगा, इस वर्ब का डूअर इसका सब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे डूअर तो लिखा नहीं, जैसे वहां पे बाई एस लिखा, तो जब पैसिव में हम बाई के साथ डूअर लिख देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्टिव में इसी को सब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पैसिव में डूअर तो लिखा नहीं, तो हम सब्जेक्ट किसे बनाए? तो समझ लो कि स्टूडेंट की बात हो रही है तो डूअर रहा होगा टीचर, तो यहाँ पे लिख दो द टीचर, द टीचर सब्जेक्ट हो गया। अब ये वर्ब पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है, तो ये वर्ब मेड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव बना दो। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? मेड, द टीचर, नहीं सॉरी मेड हो जाएगा, द टीचर मेड, ये हो गया। तो वर्ब पैसिव थी, अब ये वर्ब एक्टिव हो गई। जब हम पैसिव से एक्टिव बना देंगे वर्ब को, तो जो पैसिव में सब्जेक्ट था वो एक्टिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, तो ये जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे। अब जिन बच्चों ने टू राइट एन एसे लिखा उन्होंने गड़बड़ करी है। देखो, हमने बेटा कॉस्टिव वर्ब में भी पढ़ा था, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में भी पढ़ा था कि जब हम मेक वर्ब को एक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो इसके साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है बेयर इन्फिनिटिव, पढ़ा था। लेकिन जब हम मेक वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो वो जो इन्फिनिटिव होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, फिर वो आता है फुल फॉर्म में, फुल इन्फिनिटिव। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम पहले अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। द स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट एन एसे, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे। अब अगर यहाँ पे तुमने टू राइट एन एसे लिख दिया तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, उसका नंबर नहीं मिलेगा, चला जाएगा। आ जाओ। द शॉपकीपर विल ऑलवेज कीप हिज प्रॉमिस, एनिमल्स कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स। द शॉपकीपर विल ऑलवेज कीप हिज प्रॉमिस। आ जाओ, तो देखो जैसे हमने लिखा था शॉपकीपर विल ऑलवेज कीप हिज प्रॉमिस, तो इसको पता है कैसे लिखना? हिज प्रॉमिस, अब ये विल लिखा हुआ है, फ्यूचर है, विल ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब है ना, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में, विल ऑलवेज बी केप्ट बाय द शॉपकीपर। हिज प्रॉमिस विल ऑलवेज बी केप्ट बाय द शॉपकीपर, ये हमारा पैसिव हो गया। तो मॉडल्स के साथ लिखी गई वर्ब का जब पैसिव बनाते हो ना तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया करो, बन गया पैसिव। अच्छा, जो नॉट होता है या जो एडवर्ब्स होते हैं ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह जो मेन वर्ब से पहले लिखते हैं उनको पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना, ऐसे मत लिख देना विल बी ऑलवेज केप्ट, विल ऑलवेज बी केप्ट, ये लिखना। ठीक, अगला देखो, अगला हमने लिखा एनिमल्स कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन वर्ड्स। ठीक है, देयर फीलिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स बाय एनिमल्स। ठीक है, देयर फीलिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स बाय एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना कि मॉडल्स के साथ लिखी गई वर्ब जो होती हैं, चाहे कैन के साथ लिखी हो चाहे विल के साथ लिखी हो, तो उनका पैसिव बनाते समय, ठीक है, उनका पैसिव बनाते समय बी प्लस थर्ड फॉर्म लिख देनी है। ठीक है, कैन एक्सप्रेस का पैसिव कैन बी एक्सप्रेस्ड हो गया, विल कीप का प्रॉमिस विल बी केप्ट हो गया। अगला देखो, हो गया। हालांकि अभी हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना, अभी हम लोग ना कुछ और भी असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस हैं मिसलिनियस, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल में आ जाते हैं इंटरोगेटिव पे। कुछ हमने असर्टिव सेंटेंस डिस्कस कर लिया, अब कुछ इंटरोगेटिव डिस्कस कर लेते हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले मैं एक दो छोटी छोटी बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। चलो अब आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनका जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है इंटरोगेटिव तो उसका आंसर भी इंटरोगेटिव। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग अक्सर कर देते हैं वॉइस चेंज करते समय, वो क्या होती है मिस्टेक समझना। वो मिस्टेक होती है कि जब वो वॉइस चेंज करते हैं ना तो उसको असर्टिव बना देते हैं। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, ऐसे तो बात पकड़ में नहीं आएगी। देखो मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, व्हाई हैज ही नॉट इनवाइटेड देम। ठीक, अब ये क्वेश्चन है व्हाई हैज ही नॉट इनवाइटेड देम और हमें इसका वॉइस चेंज करना है। ठीक, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे व्हाई, ठीक है, दे हैव नॉट बीन इनवाइटेड बाय हिम। अब जल्दी से सारे बच्चे बताएं सही या गलत। ये गलत हो गया, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिखा व्हाई हैज ही नॉट इनवाइटेड देम, तो देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, इनमें क्वेश्चंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ती है। ठीक है, हमें सारे मतलब हमें क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ही था ये हमारा सब्जेक्ट है ना, तो हमने क्वेश्चन होने की वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब बाद में लिखी है ना। तो उसी तरीके से हम पैसिव बनाएंगे बच्चे, तो जो हमारा दे सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आनी चाहिए, लेकिन हमने देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बाद में लिख दी। ठीक, तो ये जो हैव है ना इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ लिखो, तो इसको लिखो व्हाई हैव दे नॉट बीन इनवाइटेड बाय हिम, व्हाई हैव दे नॉट बीन इनवाइटेड बाय हिम। ठीक है, तो बात समझ में आई कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं और कौन से वाले क्वेश्चंस जिनमें डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स यूज होते हैं, तो वहां पर ऐसा कंफ्यूजन बच्चों में कई बार हो जाता है पेपर में, वो जल्दबाजी में वो ऑप्शन को टिक मार के चले आते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होनी चाहिए, बाद में गई हेल्पिंग वर्ब तो गलत हो जाती है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होता। ये कंफ्यूजन उन्हीं क्वेश्चंस में होता है जो किसी क्वेश्चन वर्ड से डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, बाकियों में नहीं होता। बाकियों में नहीं का मतलब ये कि मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूं, हैज ही इनवाइटेड देम, हैज ही इनवाइटेड देम, मान लो मैं ये क्वेश्चन लिखूं और इसका पैसिव बनाऊं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इसका पैसिव गलत करेगा। सभी इसका पैसिव यही लिखेंगे, हैव दे बीन इनवाइटेड, हैव दे बीन इनवाइटेड बाय हिम। ठीक है, सभी यही लिखेंगे। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होती, इसमें गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या गड़बड़ कर सकते हैं कि बीन को भी पहले लाके लिख दे, हैव बीन द इनवाइटेड, तो बीन जो है वो बाद में रहेगा, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले, बाकी बाद में रहेगी। तो जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं उनमें इस तरीके की कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को हो जाती है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं बाद में लिख देते हैं। ठीक, तो ये स्पेशल एक पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी तो बता ही दिया कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो इंटरोगेटिव है तो जो हम वॉइस चेंज करके उसका आंसर लिखेंगे वो भी इंटरोगेटिव ही होगा, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो बच्चे कुछ क्वेश्चंस आगे, इनका वॉइस चेंज करो। डज दिस मशीन मेक योर वर्क इजी? हम किसे पूछ रहे हैं कि क्या ये मशीन आपका काम आसान कर देती है? अब देखो डू डज लिखे होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाओगे, ठीक है, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मशीन, ऑब्जेक्ट है योर वर्क, तो योर वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग पहले हेल्पिंग वर्ब इज लिख देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में योर वर्क सिंगुलर है तो उसका इज आ जाएगा, इज योर वर्क। अब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेक है मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे मेड, इज योर वर्क मेड इजी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, ये इजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो जब हम पैसिव चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, वर्क के तुरंत बाद लिखा जाता है। मतलब ये जो बाय दिस मशीन है ना उसको बाद में ही लिखना पड़ेगा, उसको बाय इजी से पहले नहीं लिख सकते। इज योर वर्क मेड इजी बाय दिस मशीन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, इज योर वर्क मेड इजी बाय दिस मशीन, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, शुड आवर गवर्नमेंट पास सच अ बिल इन इंडिया। अब देखो शुड मॉडल है, कोई भी सब्जेक्ट यूज करोगे तो मॉडल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यूज होते नहीं है। तो अभी मान लो जो भी सब्जेक्ट है अगर तुम चेंज करके कोई भी लिखोगे तो मॉडल तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते नहीं है, तो शुड का शुड ही लिखा रहने दो, शुड। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, ऑब्जेक्ट है सच अ बिल, तो सच अ बिल को सब्जेक्ट बना लो, शुड सच अ बिल। अब मेन वर्ब आएगी पैसिव में, तो मॉडल्स के साथ जब हम किसी मेन वर्ब का पैसिव बनाते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब पास है, पैसिव बनाओगे तो बी पास्ट हो जाएगा। ठीक है, शुड सच अ बिल बी पास्ड इन इंडिया बाय आवर गवर्नमेंट। अच्छा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, शुड सच अ बिल बी पास्ड इन इंडिया बाय आवर गवर्नमेंट। अब आ जाओ, हैव ऑल द गेस्ट थैंक द होस्ट, हैव ऑल द गेस्ट थैंक द होस्ट, क्या सभी गेस्ट ने होस्ट को थैंक कहा है, धन्यवाद दिया है? आर दीज बॉयज फॉलोइंग मी, क्या ये लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं? इन दोनों सेंटेंसेस का वॉइस अपने आप चेंज करो। अब देखो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, होस्ट है। अभी सब्जेक्ट बनाओगे होस्ट को तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, तो पहले ही हैज लिख दो, हैज द होस्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, अब आएगी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, थैंक्ड है, इसको पैसिव वॉइस में लिखना है, परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस की वर्ब का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हैज द होस्ट बीन थैंक्ड बाय द गेस्ट्स, बाय ऑल द गेस्ट्स, बाय ऑल द गेस्ट्स, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना, हैज द होस्ट बीन थैंक्ड बाय ऑल द गेस्ट्स, एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो, आर दीज बॉयज फॉलोइंग मी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, मी है,
उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट बनाओगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मी को सब्जेक्ट बनाओगे तो आई हो जाएगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर तो यूज होती नहीं, एम यूज होती है, तो पहले से एम लिख दो, एम आई। अब एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया। अब हमें लिखनी है मेन वर्ब पैसिव वॉइस में। यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? फॉलोइंग है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वर्ब जब आईएनजी फॉर्म में होती है, ठीक है, और हम उसका पैसिव बनाते हैं तो वो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो जो फॉलोइंग हमारी मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस में, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मतलब ये बीइंग फॉलोड हो जाएगी। एम आई बीइंग फॉलोड बाय दिस बॉयज, चलो एम आई बीइंग फॉलोड बाय दिस बॉयज। परफेक्ट टेंसेस की वर्ब्स का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें मेन वर्ब से पहले बी की एक फॉर्म लिखनी पड़ती है। कोई भी वर्ब पैसिव बनाओगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी ना, बिना बी की फॉर्म के तो पैसिव नहीं बना लोगे। हैज द होस्ट थैंक्ड लिख दोगे तो पैसिव तो नहीं बनेगा। पैसिव तो तभी बनेगा जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी की फॉर्म लिखोगे, ठीक है। तो बी की फॉर्म कौन सी लिखोगे? परफेक्ट टेंस में बीन, क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही आ सकते हैं ना। तो हम जब परफेक्ट टेंस की वर्ब्स का पैसिव बनाते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन लिखते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो ये हो गए क्वेश्चन, अगले पे जाओ। अब आगे हमारे वो क्वेश्चंस जो स्टार्ट होते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से। Why did the manager not sign the letter? Why did the manager not sign the letter? Where have they put the money? देखो, why did the manager not sign the letter? तो ये जो WH family words होते हैं ना बेटा, जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, इनकी पोजीशन क्वेश्चंस में हमेशा शुरुआत में ही होती है। ये बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि जो WH family words होते हैं, when, where, why, how वगैरह, इनकी पोजीशन जो होती है, होता क्या है कि जो WH family words होते हैं बच्चे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो ये हमेशा क्वेश्चंस में सबसे पहले लिखे बोले जाते हैं। अब सेंटेंस चाहे आपका एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप WH फैमिली वर्ड पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे जो WH फैमिली वर्ड वाई जो है ना, वेयर है, और ये तो शुरू में लिखा रहेगा। बाकी को ध्यान से देखो, बाकी में चेंज कर दो। जैसे लिखा डिड द मैनेजर नॉट साइन द लेटर, तो अभी मैनेजर सब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑब्जेक्ट है लेटर, लेटर को सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पैसिव वॉइस में, तो लेटर सिंगुलर तो उसके अकॉर्डिंग वाज आएगा, तो पहले वाज लिखो। व्हाई वाज द लेटर, व्हाई वाज द लेटर नॉट साइंड, व्हाई वाज द लेटर नॉट साइंड बाय द मैनेजर, ठीक है। Why was the letter not signed by the manager? ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें where have they put the money? तो यहाँ पे अभी तो have सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट है, लेकिन जब मनी को सब्जेक्ट बनाओगे तो मनी सिंगुलर है, उसके साथ तो have आएगा नहीं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी has, तो पहले has लिख दो, where has, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख दो the money, where has the money। अब मेन वर्ब लिखो पैसिव वॉइस में। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब पे जब पैसिव बनाओगे तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो पुट तो थर्ड फॉर्म भी होती है, पुट की थर्ड फॉर्म तो पुट ही होती है, बस बीन लिख दो उससे पहले। Where has the money been put by them? Where has the money been put by them? अब देखो इसमें मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, ठीक है, बाकी तो तुम लोगों को ध्यान नहीं होगा। ये जो हैज है ना, वो मीनिंग के बाद मत लिख देना, मतलब ऐसे मत लिख देना द मनी हैज, वेयर द मनी हैज बीन पुट, ठीक है। ये मत लिख देना, मतलब ये मत लिख देना व्हाई द लेटर वाज नॉट साइंड, ठीक है। क्यों नहीं ऐसा लिखना है वो तुम्हें पता है, अभी हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये मत लिख देना, बस ये ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले ही लिखना, बाद में मत लिखना। When shall I receive that parcel? ठीक है, When shall I receive that parcel, एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया whom do you trust most। चलो भाई दोनों चेंज करो अपने जल्दी से, पहले वाला आसान है, दूसरे वाले में दिमाग लगाना। अब देखो when shall I receive that parcel का तो आसान है, वॉइस चेंज करना क्या है, ये जो WH फैमिली वर्ड when है ना, इसको यहीं लिखा रहने दो, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सब्जेक्ट क्या है, पार्सल, ऑब्जेक्ट पार्सल है, उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो शैल मॉडल है, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हम शैल प्रेफर करते हैं, बाकी के साथ में विल लिख दिया करो। तो जब दैट पार्सल को सब्जेक्ट बनाओगे तो विल लिख लेना, when will that parcel, when will that parcel। अब हमें मेन वर्ब लिखनी है पैसिव वॉइस में, रिसीव है मेन वर्ब, पैसिव बनाओगे तो मॉडल के साथ लिखे गए वर्ब का पैसिव बनाते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। When will that parcel be received by me, ये हो गया आपका आंसर। When will that parcel be received by me, ठीक है, ये लिखना है, ये मत लिख देना when the parcel will be received by me, ठीक है, ये मत लिखना। अच्छा अब आते हैं छोटा सा पॉइंट समझते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये सारे बच्चे ध्यान देंगे कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे when है, where है, why है, how है, एक्सेट्रा, ये होते हैं एडवर्ब्स। ये क्या होते हैं बच्चे, ये एडवर्ब्स होते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, पढ़े थे ना एडवर्ब्स में, तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। लेकिन जो हु होता है और हुम होता है ये प्रोनाउन होते हैं, ये तो पता ही है, हु और हुम प्रोनाउन होते हैं, ठीक। तो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ जो है वो तो नाउन प्रोनाउन होते नहीं है, लेकिन हु और हुम जो है ये प्रोनाउन होते हैं। अब हमें पता है कि जो हु है वो सब्जेक्ट है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर मान लो हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं और उसमें हु लिखा हुआ है, तो अगर हु लिखा हुआ है तो इसका मतलब हु सब्जेक्ट है, तो वॉइस चेंज करने पे ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन हमें पता है वो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, प्रेपोजिशन का, वर्ब का नहीं बनता, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो प्रेपोजिशन कौन सी, बाई, तो हमें लिखना पड़ेगा बाई हुम, ठीक है। और अगर हम किसी वर्ब का एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, उस वर्ब के साथ में हुम लिखा हुआ है, तो हुम ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो वॉइस चेंज करोगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, हु, ठीक। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो सारे बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो हु और हुम हमारे दो वर्ड्स होते हैं ये बच्चे प्रोनाउन होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में हु लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट है, वॉइस चेंज करोगे तो वो बाई हुम हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में हुम लिखा हुआ है उसका वॉइस चेंज करोगे तो वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा और हु हो जाएगा।
ये सबको ध्यान रखना। ठीक, पोजीशन वही रहेगी, पोजीशन वही रहेगी सेंटेंस के शुरुआत में, बाद में मत लिख देना, सेंटेंस के शुरुआत में रहेगी। तो जैसे हमने लिखा whom do you trust most, कि भाई तुम सबसे ज्यादा भरोसा किसका करते हो, तो यहाँ पे जो whom है ना वो ऑब्जेक्ट है, वॉइस चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसको who लिखा रहने दो, whom का who हो गया। अब ये who है सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस लिखनी है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप यूज करोगे पैसिव वॉइस तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। अब एम तो खैर नहीं लिखेंगे, लेकिन हम who के साथ क्या लिखें, इज लिखें, आर लिखें। तो वैसे तो इज आर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि who का अपना कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, लेकिन प्रेफर सिंगुलर को किया करो। आर भी लिखा तो उसको गलत नहीं मानेंगे, लेकिन हमें प्रेफर सिंगुलर को करना चाहिए। तो हम लिखेंगे who is trusted most by you, who is trusted most by you। तो जो you हमारा देखो सब्जेक्ट था वो पैसे में जाके डू बन गया। who is trusted most by you, who are the most trusted by you। अरे बेवकूफ, ट्रस्ट वर्ब है, उसकी पैसिव थर्ड फॉर्म नहीं लिखोगे, who is trusted most by you। यहां देखो मैंने लिखा who is there और who are there, बताओ कौन सी वर्ब सही है, जल्दी से बताओ। अब जैसे यहाँ पे तुम देख रहोगे कि who सब्जेक्ट है, तो हमें ये देखना है कि who के साथ हम वर्ब सिंगुलर लिखें या प्लूरल लिखें, बताओ क्या लिखें, who is there लिखें, who are there लिखें, कोई भी लिख सकते हैं। अब मान लो कहीं हमने देखा कोई एक पर्सन है जा रहा है, ठीक है, बट हमें पहचान में नहीं आ रहा कि पर्सन कौन है, तो आप पूछेंगे who is there, कौन है वहां। लेकिन हमने देखा तो कई लोग हैं, 4-5 लोग एक साथ जा रहे हैं कहीं पे और हमें समझ में नहीं आ रहे लोग कौन है, पहचान नहीं पा रहे उन्हें, तो हम पूछ देंगे who are there। तो मैंने इसलिए बात तुम्हें बता दी कि कई बार बच्चा ये माने बैठा था कि who के साथ आर गलत होता है, तो मैंने अपनी तरफ से समझा दिया कि who के साथ हम सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, कि who का यूज हमने किसके लिए किया, सिंगुलर के लिए किया प्लूरल के लिए किया, ठीक है। तो who का अपना कोई नंबर होता नहीं, ठीक है, वो जिसको रेफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर चेंज होता रहता है सिंगुलर प्लूरल। तो मैंने ये बात इसलिए बता दी। फिर मैंने कहा कि हमें प्रेफर सिंगुलर को करना चाहिए। अब बता मैं इसलिए देता हूं कि मान लो कहीं पे आर लिखा हो तो तुम्हें उसको सही मानना चाहिए, गलत नहीं मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेवकूफ क्या करता है, तो वो बताओ कुछ होता है कुछ। तो अब प्रेफर हमेशा सिंगुलर वर्ब्स को किया करो who के साथ में, लेकिन आर भी हम जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं, मैं ये कहता हूं। ये जो हमने लिखा ना whom do you trust most, इसमें you है सब्जेक्ट, ठीक है, और whom है ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब जब हमने इसका पैसिव बना दिया तो ये जो whom ऑब्जेक्ट था वो बन गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये जो you सब्जेक्ट था वो देखो पैसिव में बन गया बाय प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट डूअर, ये ऐसे। चलो ये लो प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये लिखे कर लो प्रैक्टिस, ये तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन लिखे प्रैक्टिस। एक मिनट, एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं, लो तुम्हारा मन ना दुखे, ये लो whom are you teaching, नहीं, whom is मोहन teaching, और दूसरा देखो who is teaching मोहन। लो ये चलो अब आ जाओ, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले मैं एक बार समझा देता हूं फिर आंसर बताता हूं। देखो ये whom ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मोहन सब्जेक्ट है, इज टीचिंग हमारी मेन वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यहां पर who सब्जेक्ट है, मोहन ऑब्जेक्ट है, इज टीचिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हमें बनाना है इनका पैसिव, ठीक है, इनका हमें क्या बनाना है, इनका हमें बनाना है पैसिव। तो आज पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो whom का who हो जाएगा, लो हो गया। अब वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी who के अकॉर्डिंग। तो मैंने वैसे तो हम इज आर कुछ भी लिख सकते हैं, बट सिंगुलर वर्ब को प्रेफर किया करो, ठीक है। तो हम इसका सिंगुलर वर्ब लिख देंगे इज। अभी जो टीचिंग है मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, कोई भी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं, जब हम उसका पैसिव बनाते हैं वो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो ये जाएगा बीइंग टॉट, ठीक है। हु इज बीइंग टॉट बाय मोहन, हु इज बीइंग टॉट बाय मोहन, ये आंसर हो गया। अब यहाँ जाओ, यहाँ हु जो है वो सब्जेक्ट है, तो हमें इसे क्या करना है, इसे बनाना है हमें क्या बनाना है, इसे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, whom होता है, तो हम यहाँ पे whom लिख देंगे, ये ऑब्जेक्ट बन गया। एक मिनट, ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं बनेगा, प्रीपोजिशन का बनेगा, तो बाय whom लिखना, तो हमने इसको लिख दिया बाय whom, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, बट चूंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बनेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं इज लिख दी। अब मोहन सब्जेक्ट लिख दो मोहन, तो ये मोहन हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मेन वर्ब लिख दो पैसिव वॉइस में, टीचिंग का पैसिव बनाओगे तो बीइंग टॉट हो जाएगा, ठीक है। बाय whom इज मोहन बीइंग टॉट, और लगा दो क्वेश्चन मार्क, ये आंसर। एक अभी जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, इस पे एक बार सारे बच्चे ध्यान देंगे, इस पे कुछ छोटी सी बात मैं तुम्हें बता देता हूं। हु इज टीचिंग मोहन है जो हमने लिखा, ठीक है, तो इसमें हमने पैसिव बना दिया बाय whom इज मोहन बीइंग टॉट, ठीक है, बाय whom मोहन इज बीइंग टॉट हमने एक बात लिख दी, ठीक है। अब मैं एक बात तुम्हें और समझाता हूं, इसको ना हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और जो कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे जो whom हमने लिखा, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा होता क्या है कि इंग्लिश में जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, ये बात सारे बच्चों को पता होगी, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं, सारे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम कभी भी ठीक है कोई क्वेश्चन लिखें तो उस क्वेश्चन की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ड से होती है या फिर क्वेश्चन वर्ड से होती है, डन। अब अगर मान लो कभी हम कोई ऐसा क्वेश्चन लिखें जिसमें क्वेश्चन वर्ड किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तो वो प्रीपोजिशन उससे पहले आ जाएगी, तो क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी प्रीपोजिशन से। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रीपोजिशन को उठा के लिख देंगे क्वेश्चन के एंड में। अब ये बात जो मैंने ओरली बोली है ना, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, तो उनके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो यहां देखो, अबाउट व्हाट इज ही टॉकिंग। अब जैसे हमने लिखा अबाउट व्हाट इज ही टॉकिंग, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, ठीक। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो है व्हाट, ठीक, ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है व्हाट, हेल्पिंग वर्ब है इज।
अब सारे बच्चों को ध्यान में रखना है कि जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन या तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, इज ही टॉकिंग, या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, डबल फैमिली वर्ड से, व्हाट इज ही टॉकिंग। अब अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन वर्ड किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, अब जैसे जो वर्ड है ये प्रोनाउन है और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वो प्रेपोजिशन आ जाती है क्वेश्चन वर्ड से पहले, जो कि गलत होता है। क्वेश्चंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होनी चाहिए, क्वेश्चन की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ड से हो या क्वेश्चन वर्ड से हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत प्रेपोजिशन से हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्रेपोजिशन उससे पहले लिख दी। तो ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेपोजिशन को शिफ्ट कर देते हैं एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। क्या लिख देंगे? व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे हमने लिखा बाय होम इज मोहन बीइंग टॉट। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है होम, ये बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमने वहां पे अबाउट प्रेपोजिशन को क्वेश्चन के एंड में लिख दिया, वैसे हम इस बाय को भी एंड में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो होम है अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो हम इसे होम ही लिखा रहने देते, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जो हम प्रेपोजिशन को एंड में लिखेंगे तो इसे हु लिख देंगे, हु इज मोहन बीइंग टॉट बाय, ये आंसर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हु इज मोहन बीइंग टॉट बाय। बाय लिखना जरूरी है, अगर बाय नहीं लिखेंगे तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस बाय प्रेपोजिशन को क्वेश्चन के एंड में शिफ्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे अबाउट को लास्ट में कर दिया। तो हु इज मोहन बीइंग टॉट बाय, या तो ये लिख दो या लिख दो बाय होम इज मोहन बीइंग टॉट। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बस बाय बाद में चला जाएगा और होम का हो जाएगा। ठीक, ये मॉडर्न इंग्लिश का यूज है, कई बार पेपर में मिल जाता है। ठीक है, तो अपने इसके लिए तैयार रहना। हु हैज वन द फर्स्ट प्राइज दिस ईयर। इस क्वेश्चन को इन दो तरीकों से चेंज करो, जैसे ये जो दो तरीके मैंने बताया ना, ये जो दो तरीके बताए, इन दो तरीकों से इस क्वेश्चन को चेंज करो। देखो, इसमें हु सब्जेक्ट है, पैसे बनाओगे तो ये बाय होम हो जाएगा, तो ये हो गया बाय होम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज को सब्जेक्ट बनाओगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, द फर्स्ट प्राइज, अब सब्जेक्ट आएगा। अब आएगी मेन वर्ब पैसिव वॉइस में। ठीक है, मेन वर्ब आएगी पैसिव वॉइस में। तो मेन वर्ब है वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब का जब हम पैसिव बनाते हैं तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बीन वन। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय होम हैज द फर्स्ट प्राइज बीन वन दिस ईयर। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि हम बाय को, क्योंकि ये बाय प्रेपोजिशन है तो क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होनी चाहिए। अब क्वेश्चन वर्ड से पहले हम प्रेपोजिशन लिखे बैठे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हम चाहें तो प्रेपोजिशन को लास्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं, हु हैज द फर्स्ट प्राइज बीन won by this year। दिस ईयर बाय बाद में लिखना, won this year by। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, by whom has the first prize been won this year and who has the first prize been won this year by। कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were you teaching that day। what were you teaching that day। इसका वॉइस चेंज करना सारे बच्चे। अब ध्यान देना, एक छोटी सी बात तुम्हें और बता देता हूँ। ये जो हु और होम है ये तो हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखना कि जो व्हाट और विच है ना, ये भी हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये भी तो प्रोनाउन है। तो अगर मान लो हम किसी सेंटेंस में व्हाट को यूज करें, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, तो जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो उसको कर देंगे बाय व्हाट। इसी तरीके से अगर हम किसी सेंटेंस में विच को यूज करें एज ए सब्जेक्ट, तो जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो उसको कर देंगे बाय विच। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी सेंटेंस में यूज करें विच या व्हाट को एज एन ऑब्जेक्ट, तो जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ बाय नहीं लिखेंगे। अभी एक एग्जांपल से आप ये बात समझ जाओगे। ठीक है, अब अपना पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में जो हमने व्हाट वर यू टीचिंग दैट डे लिखा है ना, इसमें यू सब्जेक्ट है। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि यू सब्जेक्ट कैसे हमें कैसे